तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन, गौर से देखें क्या होता है ये रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब रेडॉक्स टाइट्रेशन वही लोग पढ़ें जो इससे पहले थोड़ा सा टाइट्रेशन के बारे में जानते हो, है ना। तो अगर नहीं जानते हैं तो पीछे के लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें टाइट्रेशन क्या है वो बेसिक मतलब समझ आ जाएगा। तो अब रेडॉक्स टाइट्रेशन भी बस इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ टाइट्रेट एंड गेट द रिजल्ट। जैसे इससे पहले हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ रहे थे, ठीक वैसा ही रेडॉक्स टाइट्रेशन भी होता है। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या हो जाता है कि एसिड बेस टाइट्रेशन या कोई भी टाइट्रेशन में क्या करते हैं कि एक कंटेनर में एक अननोन सॉल्यूशन रहता है, एक अननोन सॉल्यूशन रहता है, और उस अननोन सॉल्यूशन में क्या होता है कि क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी पता रहती है, दिस इज नोन टू अस, बट जो स्ट्रेंथ है उस अननोन सॉल्यूशन की दैट इज अननोन, सो दिस इज कॉल्ड अननोन सॉल्यूशन। एंड देन वी मिक्स अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन दिस अननोन सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या हो जाता है कि स्ट्रेंथ एज वेल एज क्वांटिटी दोनों ही हमें पता रहती हैं, बोथ आर नोन टू अस। तो बस रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होगा कि ये जो आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और ये जो अननोन सॉल्यूशन है उसमें से एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट इतनी सी बात है। जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन कराइए तो एक एसिड लेते हैं आप, एक बेस लेते हैं, वैसे यहां पर आपको क्या करना है कि एक आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है और एक लेना है आपको रिड्यूसिंग एजेंट। तो इफ योर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं तो आपका जो अननोन सॉल्यूशन है दैट अननोन सॉल्यूशन मस्ट बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर आप अननोन सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास, भाई पहले तो अननोन सॉल्यूशन आएगा, उसी के अकॉर्डिंगली तो वी विल डिसाइड कि व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, है ना। पहले तो स्टैंडर्ड आएगा नहीं, जिसको टाइट्रेट करना है वो तो पहले पता हो। तो अगर आपका अननोन सॉल्यूशन रिड्यूसिंग एजेंट है देन यू विल यूज अ स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉल्यूशन, और अगर नीचे अननोन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यू विल यूज अ स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट सॉल्यूशन। एंड ऑफ कोर्स इन प्रेजेंस ऑफ अ suitable indicator which is in redox titration is some organic substance, है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं सुइटेबल इंडिकेटर्स क्या होते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन में। अब जो केमिकल रिएक्शन यहां पर इन्वॉल्व रहती है, जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रहेगी तो वो कैसे लिखी जाएगी, वो भी एकदम ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन रहेगी। बस जैसे हमने लिखा कि से A प्लस बी and this gives us C plus D. So out of these two A and B, one must be oxidizing agent and one must be reducing agent. So this chemical reaction must be, this chemical reaction is strictly a redox reaction, है ना। This is a redox reaction. एसिड बेस टाइट्रेशन में यही केमिकल रिएक्शन एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहती है, लेकिन यहां पर यह रिएक्शन स्ट्रिक्टली एक रेडॉक्स रिएक्शन रहती है। हो गया। अच्छा, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और दिस गिव्स द प्रोडक्ट। अब यहां भी टाइट्रेशन के नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह हमें क्या यूज करना है, यहां पर भी अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब करने जाते हैं तो वी विल राइट ग्राम इक्विवेलेंस of A is equal to gram equivalence of B. This is equal to gram equivalence
of C and this is equal to ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ D। हमको चारों के जितने भी हों सबके ग्राम इक्विवेलेंट सेम रखने हैं। एक और छोटी सी बात होती है ध्यान देने के लिए, बात यह है कि जब भी आप ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वल करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखिए, जैसे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट्स में कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो जाए, है ना। तो जो रिएक्टेंट साइड है तो उसमें जो ग्राम इक्विवेलेंट आप लेते हैं, अगर कोई एक्सेस में नहीं है तब तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्सेस में तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है उस लिमिटिंग रिएजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट को ही फिर रेफरेंस मानकर काम करते हैं। जैसे से हमने कहा बी एक्सेस में है, ए लिमिटिंग है, तो बी के भी ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही कंसीडर आप करेंगे जितने कि ए के हैं, फिर बी को अलग से सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि बी के ग्राम इक्विवेलेंट तो नेचुरली ज्यादा दिखेंगे विच आर एक्चुअली नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन, है ना। सो दिस इज नॉट विथ ओनली रेडॉक्स रिएक्शन, दिस इज विथ ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो ये एक छोटी सी बात हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, शायद मैंने पहले भी आपको बताई होगी, एसिड बेस टाइट्रेशन में भी शायद ये बात की चर्चा हुई होगी, बट फिर भी चलो याद रखने में क्या दिक्कत है कि, और ये बात केवल रिएक्टेंट्स पर ही लागू है, क्योंकि प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट्स की संतान होते हैं, तो उसमें क्या एक्सेस और क्या लिमिटिंग और एक्सेस की बात रिएक्टेंट्स में ही वैलिड है ना। सो if some reactants are in excess, comma, only those gram equivalents to be considered which are actually involved in chemical reaction, देखो इसका, जैसे अभी हम लोग जो केमिकल रिएक्शन लिखे से उसी को कंसीडर कर लें, A प्लस बी दिस गिव्स अस C प्लस डी। अब हमने कहा कि भाई हमारे जो ये दो रिएक्टेंट्स हैं उन दो में ये A तो है लिमिटिंग और ये जो B है दिस इज इन एक्सेस। A इज इन लिमिटिंग एंड B इज इन एक्सेस। तब फिर आपको क्या करना होगा, आपको B के उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स लेने होंगे जो कि A के हैं। फिर अगर आप B में नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरली वो ज्यादा आएंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो आप A के ग्राम इक्विवेलेंट्स को ही C और D के ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर रखेंगे, है ना। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसमें ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ A, दिस इज इक्वल टू यूज्ड ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ B, this is equal to gram equivalents of C and this is equal to gram equivalents of D. And these used gram equivalents of B are definitely greater than are definitely less than total ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ B, है ना। तो इसका जो है कैलकुलेशन में कोई उपयोग ही नहीं है ना। ये जो है दिस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इज यूजलेस, दिस इज यूजलेस इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में वही ग्राम इक्विवेलेंट आप यूज करेंगे
which are actually involved in chemical reaction. So, only those gram equivalents to be used, yet to be considered, which are actually involved in reaction. So that's it. अब चलो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं रिडॉक्स के. So let's have a very simple question. Question is given that 300 ml of 0.1 molar aluminum sulfate solution is mixed with 500 ml of 0.5 molar barium chloride solution. Barium chloride solution. Full stop. Find mass of barium sulfate in resulting solution. बेरियम सल्फेट का मास आपको बताना है रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या होगा. देखें जरा क्या मतलब है. अब ये क्वेश्चन टाइट्रेशन तो है, लेकिन जो स्टैंडर्ड और अननोन है दोनों के बारे में बता दिया. मतलब जैसे हुआ ये इस क्वेश्चन में कि देयर इज अ सॉल्यूशन विच इज एल्युमिनियम सल्फेट एंड दिस इज गेटिंग मिक्स्ड विथ अनदर सॉल्यूशन विच इज बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. सो इफ वी consider the reaction between aluminum sulfate and barium chloride, तो जो रिजल्ट आता है बच्चों दैट इज बेरियम सल्फेट. ये 4 होगा. थोड़ा यहां गलती हो गई बच्चों. ओके हाँ, तो बेरियम सल्फेट बन जाना है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाना है AlCl3. अब अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें इस रिएक्शन में, तो एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर सल्फेट चूंकि -2 हो जाता है तो -6, 2 एल्युमिनियम है सामने जाएगा तो +6, सो +3. बेरियम 2 क्लोरीन है +2, सल्फेट है यहां पर तो +2 ही है और एल्युमिनियम हो गया +3. तो अब अगर इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन रेडॉक्स तो है ही नहीं. तो ये इस रिएक्शन में बस क्या है बच्चों की 2 सॉल्ट्स हैं और 2 सॉल्ट्स आपस में मिलकर 2 नए सॉल्ट्स बनाए दे रहे हैं. तो अगर सॉल्ट्स का इन फैक्टर देखें तो इस सॉल्ट का इन फैक्टर कितना हो जाएगा 6, और इस सॉल्ट का इन फैक्टर देखेंगे तो इसका इन फैक्टर हो जाएगा 2. तो इसका इन फैक्टर हो जाएगा 2. चूंकि सॉल्ट में इनफेक्टर हो जाता है टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज. तो ये रिएक्शन ना ही रेडॉक्स है, ये रिएक्शन ना ही एसिड बेस टाइट्रेशन है, ये रिएक्शन बस एक 2 सॉल्ट्स की रिएक्शन है, उससे 2 नए सॉल्ट्स बनते हैं. दैट्स इट. अब रिएक्शन कैसी भी हो, ग्राम इक्विवेलेंट वाली बात तो हमेशा ही एप्लीकेबल है. तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम जरा ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लें. तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स Al2SO4 होल थ्राइस, इसके ग्राम इक्विवेलेंट अगर देखें, सो 300 ml solution is given and the concentration is 0.1 molar. और चूंकि ml में है
तो आपको क्या करना होगा, 10 टू, या पहले ही हम 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पहले तो लिखना होगा अपने को नंबर ऑफ मोल्स, सो 300 ml सॉल्यूशन इंटू 10 टू दी पावर -3, तो ये हो गया आपका लीटर में वॉल्यूम, और मोलर है तो 0.1, सो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। इस क्वेश्चन से हम ये समझेंगे कि एक्सेस में अगर कोई रिएजेंट है तो उससे क्या फर्क पड़ता है सिस्टम पर। ये केवल एक्सेस और लिमिटिंग को समझने के लिए ये क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ मोल्स ये हो गए, और n फैक्टर हो गया बच्चों इसका 6। तो ये सब ले दे के आंसर आया, ये 1800 आएगा, और 1800 है और 10 टू दी पावर -4, so this would be 0.018। ठीक, तो इतने हो गए इसके ग्राम इक्विवेलेंट किसके, दीज आर द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, ये सही किया मैंने कि गड़बड़ हो गई कहीं, जरा देख लो। 0.18। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया 0.18। अब ऐसे ही अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट देखें, ग्राम इक्विवेलेंट्स देखें किसके, BaCl2 के, तब कितने होंगे भाई। तो एक दूसरा जो सॉल्यूशन है वो BaCl2 का है, जो कि 500 ml है। ml है तो 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लीटर हो गया, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 मोलर है। तो इतना हिस्सा हो गया नंबर ऑफ मोल्स, दिस पार्ट इज नंबर ऑफ मोल्स, एंड उसके बाद हमें क्या करना होगा, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो n फैक्टर हो गया इसका 2। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर कर दें तो ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो जाने हैं बच्चों, अब ये ग्राम इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे 0. ये तो 10 हो गया, ये 10 हो गया, तो 10 टू दी पावर -2 हो गया ये। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए केवल 5। ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आ गए बच्चों, 5 आ गए। ओ सॉरी 0.5, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके 0.5 हो गए। अब देखो, जैसे क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें जो बेरियम सल्फेट बनेगा उसका मास बताइए। तो अगर कोई बच्चा थोड़ी सी लापरवाही कर दे तो वो ये सोचे कि सर बेरियम सल्फेट का अगर n फैक्टर देखेंगे सर तब तो वो 2 है। हमसे एल्युमिनियम क्लोराइड का भी पूछा जा सकता था कितना मास बनेगा। तो अगर बेरियम सल्फेट के ग्राम इक्विवेलेंट्स हम जानते हैं तो उसमें n फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो सर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो वहां से मास भी आ जाएगा। तो वो कहे अच्छा क्वेश्चन बनाने वाले ने हमको उल्लू बनाया है, दो के मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स करके दोनों का n फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे। तो जरूरत ही क्या थी सर, एक ही देते भाई, एक के ही किसी एक के भी ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाते तो वही बेरियम सल्फेट के भी ग्राम इक्विवेलेंट हो जाते, तो वहां से n इंटू NF करते और फिर n की वैल्यू आ जाती। तो क्वेश्चन बनाने वाले ने गलती नहीं की, उसने ऐसा सिस्टम बना दिया कि अब आप गलती कर जाएं। अगर वो किसी एक के ही नंबर ऑफ एक का ही वॉल्यूम और मोलैरिटी देते तो आप उससे एक के नंबर ऑफ मोल्स बताकर n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते और ग्राम इक्विवेलेंट बताते, और फिर वही ग्राम इक्विवेलेंट आप बेरियम सल्फेट के भी लिख देते, तो क्वेश्चन इजी हो जाता। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा समझदारी की जरूरत है। समझदारी की जरूरत यूं है कि अब ग्राम इक्विवेलेंट्स बच्चों एक के 0.18 आ रहे हैं, एक के 0.5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि दैट दिस एल्युमिनियम सल्फेट इज एक्चुअली द रेफरेंस फॉर दिस रिएक्शन। अब इसके अकॉर्डिंगली सब कुछ होगा, या यूं कहें कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट इस एल्युमिनियम सल्फेट के उतने ही सबके लेने पड़ेंगे। तो बेरियम क्लोराइड के भी
जो ग्राम इक्विवेलेंट्स आप कंसीडर करेंगे, आपको कंसीडर करना होगा 0.18। तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता था कि कितना बेरियम क्लोराइड का मोल्स जो है यूज हो गया, कितने बेरियम क्लोराइड के मोल्स अनयूज्ड रह गए, ऐसे भी पूछ सकते थे। तो ग्राम इक्विवेलेंट से क्या होता है कि यू नीड नॉट टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन एंड यू गेट द आंसर्स 100% एक्यूरेट। तो देखो क्या क्या करना है अपने को। अब इस क्वेश्चन में तो हमें केवल बेरियम सल्फेट का मास ही बताना है, तो आराम से बता सकते हैं। कैसे? अब अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखे जाएं BaSO4, तो वो भी कितने आएंगे बच्चों? वो भी आ जाएंगे 0.18। अब बेरियम सल्फेट के ग्राम इक्विवेलेंट 0.18 आ गए। सो दिस 0.18 is number of moles of barium sulfate into its N factor, and its N factor is given as 2 as per the reaction. So number of moles of barium sulfate, these are 0.18 divided by 2, so this will come as 0.09। अब नंबर ऑफ मोल्स पता हो गया, तो मास ऑफ बेरियम सल्फेट, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? 0.09 जो इसका नंबर ऑफ मोल्स है, उस नंबर ऑफ मोल्स में क्या करेंगे? इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस वुड बी योर आंसर। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, ऐसे भी पूछ सकते थे कि बताओ भाई, आपने रिएक्शन किस किस की कराई? BaCl2 और एल्युमिनियम सल्फेट। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अनयूज्ड फॉर बेरियम क्लोराइड। तो आप क्या लिखेंगे? Total gram equivalents present were 0.5 and used were 0.18. So unused are 0.32. तो ऐसे भी पूछ सकते थे कि जब वो रिएक्शन होगी, तो फाइनल जब कंप्लीट हो जाएगी तो क्या दिखेगा? इन फाइनल या आफ्टर रिएक्शन इज ओवर, जो कंटेनर जिसमें वो आप रिएक्शन करा रहे थे, तो फाइनल कंस्टिट्यूएंट्स या फाइनल क्या दिखेगा हमें ना? तो फाइनल कंस्टिट्यूएंट्स इन कंटेनर जहां पर वो रिएक्शन तुम करा रहे हो, तो देखो तुम्हें क्या नजर आएगा। अगर आप कॉपी में देखेंगे तो एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही थी। तो अगर सबसे पहले तो एल्युमिनियम सल्फेट की बात करी जाए, तो कोई पूछे ये कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर ये नहीं बचेगा, ये फिनिश हो जाएगा, इसका तो जगह ही नहीं रहेगी। फिर जो बेरियम क्लोराइड है, क्या वो बचेगा? आप कहेंगे हाँ सर ये जरूर बचेगा। कितना बचेगा? सर ये बचेगा 0.32, इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स नजर आएंगे, क्योंकि इतना ये अनरिएक्टेड रह जाएगा। फिर क्या बचेगा सर? तो सर फिर बचेगा बेरियम सल्फेट। तो ये कितना दिखेगा? ये दिखेगा सर 0.18 ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके नजर आएंगे। और भी कुछ बचेगा? हाँ सर एक और बचेगा, जो दूसरा प्रोडक्ट है। क्या है दूसरा प्रोडक्ट? एल्युमिनियम क्लोराइड। ये कितना बचेगा सर? इसके भी सर 0.18 ग्राम इक्विवेलेंट्स नजर आएंगे। हो गया। अब जैसे इसका मास निकाले, वैसे ही आप बाकी इन दो का भी मास बता सकते हैं कि फाइनल जो रिएक्शन मिक्सचर है, उस रिएक्शन मिक्सचर में इन दो का कितना मास होगा। तो इस क्वेश्चन से ये हम सीख गए कि अगर कोई रिएजेंट या रिएक्टेंट एक्सिस में है, तो उससे ग्राम इक्विवेलेंट्स पर क्या इंप्लीकेशंस होते हैं। सो दिस इज ओवर।
अब बच्चों अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल्स करें तो रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल में एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है टाइट्रेशन का, विच इज कॉल्ड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, है ना। सो पहले तो लिखते हैं कि हम लोग अब करने जा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ redox titration, example of redox titration। अब अगर redox titration का एग्जाम्पल करें तो कोई नॉर्मल एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक बहुत स्टैंडर्ड और एक फिक्स्ड एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने वाले हैं, विच इज आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। और दूसरा पढ़ेंगे आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आपने नाम शायद पहले सुन रखा होगा, तो बड़ा डेंजरस लगता है। पहले तो टाइट्रेशन अपने आप में सुनने में खतरनाक है, और उसमें भी आयोडीमेट्रिक, फिर आयोडोमेट्रिक, तो और डेंजरस है दोनों, बट दोनों बहुत ईजी है। सो ये बस एक सिंपल एक रेडॉक्स टाइट्रेशन है, बट उसमें चूंकि आयोडीन का यूज है इसलिए इसका नाम आयोडीमेट्रिक और आयोडोमेट्रिक हो गया, और कुछ विशेष नहीं है। तब मन में आएगा कि सर क्या ये दो अलग अलग होते हैं? आयोडीमेट्रिक और आयोडोमेट्रिक दो अलग अलग बातें हैं। निश्चित तौर पर अलग अलग बातें हैं, चूंकि एंड करके लिखा है, और करके लिखते तो एक ही होता है। तो आयोडीमेट्रिक में क्या होता है बच्चों, कि जो आयोडीन है उसके साथ डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है। So what is iodimetric? This is direct titration with I2. And iodometric में डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं होता है I2 के साथ, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन होता है। मतलब शुरुआत we do not start with I2, we start with something else, then I2 is formed in midway, and then it is again titrated, है ना। So this iodometric titration is just a indirect titration with I2, अब चूंकि यहां पर डायरेक्ट टाइट्रेशन है, तो ये जो टाइट्रेशन है, दिस टाइट्रेशन इज सिंगल स्टेप टाइट्रेशन, and this titration is a double step titration, slightly more complex, so double steps titration। ये एक ही बार में निपट जाता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आयोडीमेट्रिक की अपेक्षा दिस इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, बट अगेन एक बार समझ में आने से बातें कॉम्प्लेक्स नहीं रहती हैं। तो चलो हम पहले आयोडीमेट्रिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर आयोडोमेट्रिक करेंगे। मैं रफ कर दूं बच्चों इतना, कंप्लीट? यस सर। ओके, तो अब हम जरा करते हैं आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन देखें क्या करना है हमें। तो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में जैसे सबसे पहले I2 ही लिखा, तो इस I2 का ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया जाता है, या नोन सॉल्यूशन जो होता है, दैट इज ऑफ आयोडीन। सो दिस आयोडीन इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्लस इस आयोडीन का जो टाइट्रेशन होता है वो दरअसल अननोन हाइपो सॉल्यूशन के साथ होता है, विच इज Na2S2O3। सो दिस इज अननोन हाइपो सॉल्यूशन,
दिस इज अननोन हाइपो सॉल्यूशन। अब जब इस अननोन हाइपो सॉल्यूशन में आप स्टैंडर्ड आयोडीन का सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, सो यू गेट सम प्रोडक्ट विच आर NaI प्लस Na2S4O6। तो आपको क्या करना होगा कि आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में, वैसे तो अगर क्वेश्चन लिखा रहेगा तो ये तो दिया रहता है कि अननोन हाइपो सॉल्यूशन का इतना मास या इतना वॉल्यूम इज टाइट्रेटेड विद दिस मच मोलर एंड दिस ml ऑफ दिस स्टैंडर्ड I2 सॉल्यूशन। तो पूछेंगे कि बताइए अननोन हाइपो सॉल्यूशन का कितना स्ट्रेंथ है या परसेंटेज प्योरिटी या जो भी इस तरह से बात की जाए जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। फिर लेकिन अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये रिएक्शन बच्चों याद रखनी होगी। आपको इतना जरूर याद रखना होगा कि सामने NaI बनेगा और ये टेट्राथायोनेट बनेगा Na2S4O6, है ना। दिस इज हाइपो, दिस इज थायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट, एंड दिस इज सोडियम आयोडाइड। तो आपको ये रिएक्शन बच्चों दिमाग में रखनी होगी कि हाइपो और I2 से क्या क्या बनता है। तो रिएक्शन को प्लीज ट्राई टू रिमेंबर। ओके, अब जरा इनकी ऑक्सीडेशन नंबर देखें। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो I2 में I का 0, यहां पर I का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखोगे तो -6 और +2, तो -4 सामने जाएगा, +4, 2 सल्फर हैं तो +2। बट यही टेट्राथायोनेट में देखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 12, 10 सामने जाएगा तो प्लस का 10, 4 सल्फर हैं, सो दिस इज +2.5। ठीक, अब N फैक्टर की बात, तो ये तो तय हो गया कि दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। और उस रेडॉक्स रिएक्शन में चूंकि आयोडीन का हो रहा है रिडक्शन, तो ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इस हाइपो का हो रहा है ऑक्सीडेशन, चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हो रही है, सो दिस हाइपो इज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब अननोन है रिड्यूसिंग, स्टैंडर्ड है ऑक्सीडाइजिंग, जैसा कि अभी हमने समझा। रेडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब यही है। अब अगर इनके N फैक्टर आप देखें तो आयोडीन का N फैक्टर कैसे लिखोगे? I है 0 से -1, 1 यूनिट का चेंज हुआ, बट मॉलिक्यूल में देखेंगे तो 2 I थे तो 2 का चेंज माना जाएगा, सो N फैक्टर इज 2। और यहां पर अगर N फैक्टर देखें तो 1 सल्फर में चेंज हुआ 0.5 यूनिट्स का, 2 सल्फर थे, तो अपना जो N फैक्टर होगा दैट वुड बी 0.5 into 2 which is 1, so N फैक्टर इज 1। हो गया। अब जो भी क्वेश्चन हो, बट बेसिक क्या आपको ध्यान रखना है, बेसिक जो मैथमेटिक्स यहां पर इन्वॉल्व है वो तो वही है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2, दिस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स of this hypo, which is Na2S2O3। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस I2, दिस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस हाइपो। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फिर मतलब क्या हो जाएगा, आप नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे I2 के और N फैक्टर लिखेंगे, तो यहां पे 2 है, और सामने आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे हाइपो के और उसका N फैक्टर लिखेंगे जो कि 1 है। बस फिर जो भी पूछा जाएगा अकॉर्डिंगली वी विल आंसर। एज वी हैव डन प्रीवियसली इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, वैसे ही हमें इसमें भी कर देना होगा। तो ये निपट गया। तो यहां से क्या मिल जाएगा, होगा क्या कि आपको, चूंकि ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है I2 का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो इसमें जनरली क्या रहेगा कि ये बात हमें गिवन रहेगी और ये बात अननोन रहेगी, तो हम बता पाएंगे। यही होता है आयोडीमेट्रिक
titration. This is just a simple redox titration which involves this chemical reaction which you should try to remember. क्योंकि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो दिए रहेंगे, लेकिन अब जिसे पता होगा कि NaI और ये टेट्राथायोनेट बनेगा, वही तो इसका NF डिसाइड कर पाएगा, उसे पता चल पाएगा कि कितना चेंज है ऑक्सीडेशन नंबर में। और जब तक N फैक्टर डिसाइड नहीं होगा तब तक आप ग्राम इक्विवेलेंट नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, चलो तो इस पर कोई एग्जाम्पल नहीं करते हैं, हम लोग आयोडोमेट्रिक समझते हैं और आयोडोमेट्रिक का एग्जाम्पल करेंगे तो ये अपने आप ही कवर हो जाएगा उसमें। नाउ कम टू iodometric titration. Now come to iodometric titration. अभी iodometric titration क्या होता है देखें। तो इसमें तो हमने समझा कि आयोडोमेट्रिक है तो I2 से डायरेक्ट टाइट्रेट नहीं करेगा। तो इसमें देखो होता क्या है। एक सेकेंड बच्चों, देखें, जैसे इसमें एक अननोन सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, फेरिक क्लोराइड। दिस इज द अननोन सॉल्यूशन। अब उस अननोन सॉल्यूशन को, चूंकि आयोडोमेट्रिक है, अगर यही आयोडीमेट्रिक होता तो इस अननोन को सीधे किसके साथ ट्रीट करवा देते, I2 के साथ, उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेते, लेकिन वैसा नहीं करना है। तो आयोडोमेट्रिक है तो हम क्या करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ जरूर लेना है जिससे कि बाद में I2 बने। तो हम क्या करेंगे कि इस अननोन फेरिक क्लोराइड को Ki, पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं। अब जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब ट्रीट करेंगे तो जो फर्स्ट रिएक्शन है, उस फर्स्ट रिएक्शन में I2 जनरेट हो जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन में I2 जनरेट हो जाएगा। सो दिस इज द स्टेप फर्स्ट। अब इस I2, ये जो I2 जनरेट होगा, तो ऐसा भी जनरली क्वेश्चन में लिखा रहता है कि ये Ki जो है वो एक्सिस में है। ये Ki क्या है, एक्सिस में है। और एक्सिस नहीं भी लिखा हो तो फिर इसका मतलब है कि दोनों ही खत्म हो जा रहे हैं। एनीवेज, जनरली ऐसा लिखते हैं कि Ki एक्सिस में है। अब जो I2 बना, तो I2 के ग्राम इक्विवेलेंट्स उतने ही बने होंगे जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके लिए होंगे आपने इस अननोन सॉल्यूशन के, क्योंकि अब यही लिमिटिंग हो गया है ना। दिस फेरिक क्लोराइड इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। तो I2 के ग्राम इक्विवेलेंट से पता किया जा सकता है कि कितने FeCl3 रहे, या कि FeCl3 के कितने ग्राम इक्विवेलेंट रहे। अब यहां पर जो कुछ भी I2 बना, जितने मोल्स I2 बना, अब हम आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है। अब दूसरा स्टेप जो होगा, इसका दूसरा स्टेप बच्चों होता है आयोडीमेट्रिक। मतलब हमें तो अननोन सॉल्यूशन FeCl3 है, उसके बारे में पता करना था, लेकिन हमने जुगाड़ लगा के I2 बना लिया। अब हम तो आयोडीमेट्रिक जानते ही हैं, तो यहां से जितना भी अमाउंट I2 बना, उस I2 को हमने हाइपो के साथ ट्रीट कर दिया। अब Na2H2O3 जो कि हाइपो है। अब हाइपो का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिए, हाइपो का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिए। तो इस हाइपो के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से जब I2 को ट्रीट करेंगे, तो अभी तो रिएक्शन पढ़ी हमने, दैट वाज NaI प्लस Na2H4O6, सोडियम टेट्राथायोनेट मिल जाता है। अब क्या होगा कि जब आयोडीमेट्रिक कर रहे थे तो हाइपो को क्या ले लिए थे आप, अननोन I2 का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उसका उल्टा भी कर सकते हैं
किसी को भी अननोन करेंगे तो जो दूसरा है वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। अच्छा, अब चूंकि इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने लिया, तो इसके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से जो I2 का ट्रीटमेंट होगा तो इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो I2 के ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। तो इस सेकेंड स्टेप से हमें I2 का पता चल जाएगा कि कितना मोल्स है, उतने ही मोल्स यहां जनरेट हुए होंगे। फिर जब I2 के मोल्स पता चल जाएंगे या इस रिएक्शन में I2 के ग्राम इक्विवेलेंट्स पता चल जाएंगे, तो उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स FeCl3 के आए होंगे। और जब FeCl3 के ग्राम इक्विवेलेंट्स पता चल जाएंगे तो FeCl3 के नंबर ऑफ मोल्स भी पता चल जाएंगे, है ना। तो ये फिर जब कैलकुलेशन करने की बात होगी तो बैकवर्ड कैलकुलेशन होगा, मतलब पहले स्टेप 2 का कैलकुलेशन होगा तो I2 के बारे में पता चलेगा, फिर जब I2 के बारे में पता चलेगा तो वहां से फिर FeCl3 के बारे में पता चल जाएगा। ठीक, चलो अब इसकी कैलकुलेशन में भी कुछ कुछ बारीकियां हैं जो हमें ध्यान रखनी रहती हैं। तो वो क्या क्या बारीकियां हैं देखो समझते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए और चाहे तो थोड़ा सा लिख लीजिए कि ये, चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर सेकेंड सॉल्यूशन से मतलब स्टेप सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। या एक छोटा सा पॉइंट नोट ऐड कर सकते हैं कि जो कैलकुलेशन है टू बी स्टार्टेड फ्रॉम स्टेप 2, यहां से स्टार्ट करेंगे। क्या मैं रफ कर दूं? इस स्टेप 2 का जो सेकेंड स्टेप है, दिस सेकेंड स्टेप इज एक्चुअली आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। And these two steps in combination are called iodometric titration. अब देखिए एक और इसमें बारीकी है, मैं सब लिखवा देता हूं, थोड़ा समझ लिया जाए। जैसे सेकेंड स्टेप में आपने लिखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस Na2S2O3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस आयोडीन I2। तो क्या इस सेकेंड स्टेप में जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स इस फर्स्ट स्टेप में भी होंगे I2 के? देखो करते हैं थोड़ा करके देखते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। तो चूंकि हमें स्टेप 2 से स्टार्ट करना है, तो फ्रॉम स्टेप 2 क्या परिणाम दिखेगा? हम लोग लिखेंगे number of gram equivalents of I2, this is equal to number of gram equivalents of this hypo। देखिए होता क्या है, जब I2 बन जाएगा उस सॉल्यूशन में, फिर आप हाइपो डालना स्टार्ट करेंगे, तो उस रिएक्शन में हाइपो की रिएक्शन केवल I2 के साथ ही होगी। तो आप तब तक अपना हाइपो मिलाते रहेंगे उस रिएक्शन मिक्सचर में जब तक कि आपका इंडिकेटर कलर ना बदल दे। इंडिकेटर कलर बदलने का मतलब क्या है? वो बता देगा कि हाँ भाई अब पूरा जो I2 था वो आपने निपटा दिया। तो फिर आप Na2S2O3 मिलाना बंद कर देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपने कितना हाइपो सॉल्यूशन एक्चुअली उस सिस्टम में मिलाया, जिससे कि आपका I2 जो था वो पूरा का पूरा I2 NaI में कन्वर्ट हो गया। तो आपको इसका वॉल्यूम भी पता चल जाता है और इसका कंसंट्रेशन तो मालूम रहता ही है। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाते हैं और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट आप मान के चलेंगे कि I2 के हैं, है ना। तो दीज ग्राम इक्विवेलेंट्स आर गिवन और यू कैन से वी कैन कैलकुलेट, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो उससे क्या पता चला? इस कैलकुलेशन से हमने अब ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 पता कर लिए, है ना। सो अब क्या हुआ कि नाउ वी हैव दिस वैल्यू, नाउ वी नो दिस।
अब हमें ये पता चल गया I2 के ग्राम इक्विवेलेंट। अब जो सेकेंड रिएक्शन है, उस सेकेंड रिएक्शन में वो तो आयोडीमेट्रिक वाला ही है ना, तो उस सेकेंड रिएक्शन में I2 के अगर ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गए तो I2 के नंबर ऑफ मोल्स भी पता चल जाएंगे, है ना। तो फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इंटू n फैक्टर ऑफ I2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, है ना। तो मान लेते हैं ये लैम्डा है, सो दिस इज लैम्डा। तो क्या पता चल गया, NI2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई इट्स NF। तो I2 का जो NF आया था, वो I2 का NF कितना आया था, 2 आया था ना, तो यहां पे लिख दिया लैम्डा बाई 2। सो दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 यूज्ड इन स्टेप 2। सेकेंड स्टेप में इतने मोल्स, देखो बड़ा एक सुंदर कहानी की तरह है टाइट्रेशन, है ना, कुछ है ही नहीं इसमें, एक के बाद एक रिएक्शन आराम से करते चले जाइए। तो सेकेंड स्टेप में जो आयोडीन के जितने मोल्स हमने यूज किए, वो आयोडीन के मोल्स पता चल गए। अब देखिए एक बारीकी यहां पर और है, क्या, जरा आप गौर से देखें, मैं लिख रहा हूं। अगर हम ऐसे लिखें कि नंबर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 किसमें, सेकेंड रिएक्शन में, जो कि आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन था। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 किसमें, पहली रिएक्शन में, जो कि एक्सेस KI के साथ था। तो यहां पर जो I2 था फर्स्ट रिएक्शन में, दैट वाज द प्रोडक्ट, और यहां जो I2 था सेकेंड रिएक्शन में, दैट वाज बिहेविंग लाइक अ रिएक्टेंट। जरा गौर से समझें, पहली रिएक्शन में जो I2 निकल के आया, उसी को तो आपने यूज किया ना दूसरी रिएक्शन में। आपके पास तो कोई नया I2 है नहीं, आपने क्या किया कि फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन और KI को आपस में मिलाया, तो जो नया सॉल्यूशन बना उसमें I2 पड़ा हुआ है। अब आप जो ऊपर से उस सॉल्यूशन में ऊपर से जो आप हाइपो मिला रहे हैं, वो हाइपो उस सॉल्यूशन के ही I2 से तो रिएक्ट करेगा। तो I2 आया कहां से, पहली रिएक्शन से। पहली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना वही I2 है। तो फर्स्ट रिएक्शन से जो I2 के ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, वही सेकेंड रिएक्शन में जो स्टार्ट किया है आपने I2, उसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो जवाब है कि सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे, देखो, पहली रिएक्शन से जितना I2 बना, जरा गौर से समझिएगा, पहली रिएक्शन से जितना I2 बना, वो पूरा I2 आपको सेकेंड रिएक्शन में यूज करना है, ये तो सही है। लेकिन पहली रिएक्शन के ग्राम इक्विवेलेंट्स दूसरी रिएक्शन के I2 के ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे, ये बात गलत भी हो सकती है। कैसे, पहली रिएक्शन के जितने I2, पहली रिएक्शन में जितने भी I2 के नंबर ऑफ मोल्स बने, वही नंबर ऑफ मोल्स दूसरी रिएक्शन में I2 के होंगे, ये बात हमेशा सही होगी। लेकिन पहली रिएक्शन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट I2 के बनेंगे, वही ग्राम इक्विवेलेंट्स दूसरी रिएक्शन में बनेंगे, ये बात गलत भी हो सकती है। जरा गौर से समझें, इस बारीकी को समझें। कैसे, देखो, एक स्टेटमेंट ये हुआ, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 फॉर्म्ड इन फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज इक्वल टू number of moles of I2 used in second reaction. So this is the first statement and this is second statement. ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है second is always true। और क्या ध्यान रखना है, first may not be true।
पहला गलत भी हो सकता है। कैसे, जरा समझिए। ये तो तय है कि पहले से जितने मोल्स बने उतने ही मोल्स आपने यूज किए दूसरी रिएक्शन में, तो N और N दोनों में सेम आ गया। लेकिन I2 का N फैक्टर पहली रिएक्शन में अलग हो सकता है और दूसरी रिएक्शन में अलग हो सकता है। तो अगर N फैक्टर अलग हो गया तो ग्राम इक्विवेलेंट्स भी अलग होंगे कि नहीं होंगे? भाई नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों में सेम है, लेकिन अगर N फैक्टर I2 का अलग हो गया तो ग्राम इक्विवेलेंट्स अलग होंगे कि नहीं होंगे? और सेम हो गया तो सेम हो जाएंगे। तो इसलिए पहली रिएक्शन से जो आपने मोल्स यूज किए I2, पहली रिएक्शन से जो मोल बने I2 के उतने ही मोल आप यूज करेंगे सेकेंड रिएक्शन में। लेकिन मोल सेम होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा जरूरी नहीं। ग्राम इक्विवेलेंट कब सेम होंगे? जब एक रिएक्शन हो, रिएक्शन में इन्वॉल्व सभी कंस्टिट्यूएंट्स के ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहते। लेकिन ये तो दो अलग अलग रिएक्शन है ना। देखो इसको मैं फिर से लिख के दिखाता हूं, रिएक्शन के साथ लिख के देखते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। पहली रिएक्शन क्या थी भाई? इन फर्स्ट रिएक्शन फेरिक क्लोराइड was treated with excess Ki to form I2 with ferrous chloride FeCl2। और दूसरी रिएक्शन में क्या हुआ? दूसरी रिएक्शन में हमने क्या किया, अब जो हमारा I2 आया उसको स्टैंडर्ड हाइपो के साथ ट्रीट किया तो अपने को मिला NaI प्लस Na2S4O6। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 फ्रॉम द सेकेंड रिएक्शन। अब जरा I2 का N फैक्टर देख लें आप, तो देखिए यहां पर I2 जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहां है -1। तो अगर I2 के हिसाब से देखें तो एक I में 1 यूनिट का चेंज हुआ तो 2 I में 2 यूनिट का चेंज होगा, तो यहां N फैक्टर आएगा 2। अच्छा यहां देखिए, यहां पर I2 जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहां पर है -1। तो ये वी आर फॉर्चुनेट दैट N फैक्टर ऑफ I2 इन बोथ दीज रिएक्शंस आर सेम। अगर मान लीजिए यहां पर N फैक्टर 3 हो जाता, कुछ ऐसा सिस्टम होता कि यहाँ एक एग्जाम्पल 3 हो जाता, तो N फैक्टर 3 होने से फिर क्या होता? तो यहां ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिखते आप? नंबर ऑफ मोल्स इंटू 2, लेकिन यहां लिखते ग्राम इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ मोल्स इंटू 3। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स बच्चों अलग अलग हो सकते थे। तो ये जरूर याद रखें कि ऐसी भी टाइट्रेशन हो सकते हैं जिनमें पहले स्टेप में आया प्रोडक्ट दूसरे स्टेप में रिएक्टेंट की तरह काम करे और तुम गलत करके चले आओ। और मजे की बात यह होगी कि इन एग्जाम दे विल डेफिनेटली हैव अ आंसर विच वुड बी रॉन्ग एंड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट और इसका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करके जो बच्चा आए उसको वो आंसर मिले और उसका गलत हो जाए। बिकॉज दे विल टेस्ट कि भाई अच्छा किसको ये आता है किसको ये नहीं आता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट जरूरी नहीं बराबर हो। ऐसे ही आपको याद होगा हम लोग डबल टाइट्रेशन में भी पढ़ते थे। तो जनरली अब चूंकि थोड़ा आसान रिएक्शन ही होता है, जनरली क्या होता है N फैक्टर जितना यहां हो गया वो यहां हो गया तो तुमने कर दिया बराबर, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना। तो इसको जैसे अगर हमने लिखा NF1 और इसको लिखा NF2, तो NF1 NF2 लिखा तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इन फर्स्ट रिएक्शन, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इंटू NF1। फिर यही ग्राम इक्विवेलेंट I2 के पूछ जाए दूसरी रिएक्शन में तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इंटू NF2। तो ये दोनों बराबर कब होंगे? इक्वल ओनली व्हेन
this NF1 and NF2 is same, which is fortunately same for this reaction but may be different also. ठीक, एक तो ये बात ध्यान रखें। दूसरी, इसके कैलकुलेशन में भी हम चूंकि अब क्वेश्चन ही पर ही आ रहे हैं तो उससे क्वेश्चन से जुड़ी हुई सारी बारीकियां देख ले रहे हैं, तो एक तो ये बारीकी ध्यान रखनी है। दूसरा ये भी याद रखना है कि चलो ठीक है, काफी समझ गए, इतना समझ गए इतना काफी। अब क्वेश्चन करेंगे तो फिर उसी में करते चले जाएंगे। जैसे कोई यही पूछ दे, एक तो ये पूछा जा सकता है, चूंकि ये सॉल्यूशन जो था आपका दिस FeCl3 आयोडोमेट्रिक की बात कर रहे हैं, सो दिस वाज द अननोन सॉल्यूशन एंड दिस पोटेशियम आयोडाइड वाज इन एक्सेस। तो कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई ये तो बता ही दीजिए कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो इसकी स्ट्रेंथ के लिए अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट आप I2 के ग्राम इक्विवेलेंट से इक्वेट कर देंगे तो आपको इसका स्ट्रेंथ मिल जाएगा। कोई ऐसे भी पूछ सकता है भाई कि जो पोटेशियम आयोडाइड है ये कितना आपने यूज किया, यही बता दीजिए। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट को इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर करिए, फिर करिए। एक और बात बराबर ही है, चूंकि आयोडीन सामने आ रहा है तो उसका रिसोर्स या उसका सोर्स केवल ये Ki ही है, और 1 मोल Ki में 1 आयोडीन है और I2 मॉलिक्यूल में 2 आयोडीन है। तो फर्स्ट रिएक्शन में जो I2 का फॉर्मेशन होगा तो हमें तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं। तो जितने मोल्स यहां पर होंगे, देखो सबसे पहले शुरुआत कहां से करोगे कि आप लिखोगे कि इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इस I2 के ग्राम इक्विवेलेंट। तो वहां से सेकेंड रिएक्शन में I2 के नंबर ऑफ मोल्स पता चले। वही मोल्स कहां पर होंगे, वही मोल्स होंगे फर्स्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट में, और उसके आधे मोल यूज किए होंगे आपने Ki के। ये भी बात ध्यान रखनी है, ये भी बात ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि उसके 2 गुने मोल आपने यूज किए होंगे Ki के, क्योंकि अगर 2 मोल Ki आपने यूज किया तभी आपका 1 मोल I2 आएगा। तो अगर यहां पर I2 के 20 मोल आ गए कि ठीक है 20 मोल सॉल्यूशन में पड़े हैं तो 20 मोल यहां भी होंगे, वही तो आपने हाई पीओ से रिएक्ट कराए होंगे। तो अगर I2 के 20 मोल हैं इस प्रोडक्ट में तो इसका मतलब है कि Ki के 40 मोल हैं। आपको ग्राम इक्विवेलेंट को याद करने को लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। इसके 40 मोल है क्योंकि I आ तो यहीं से रहा है। तो इस बात को भी लिख सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इज इक्वल टू, ये I2 ना लिख के Ki लिख लेते हैं, ऑफ Ki यूज्ड इज इक्वल टू 2 into number of moles of I2 formed in first reaction। तो अब मुझे लग रहा है सारी बातें स्पष्ट है। फिर एक बार मैं समरी कर देता हूं। You will start from step 2. You know these gram equivalents, so we will get the gram equivalents of I2. We will get number of moles of I2 used in second step या second reaction. जितने मोल्स सेकेंड रिएक्शन में आपने यूज किए उतने ही मोल्स का फॉर्मेशन हुआ पहली रिएक्शन में। उतने मोल्स अगर हमें पता चल गया फर्स्ट रिएक्शन के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki वुड बी डबल टू दैट। Ki के मोल्स भी मालूम चल जाएंगे, और FeCl3 के ग्राम इक्विवेलेंट्स आप इस I2 के ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर रखेंगे, सो FeCl3 की भी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। ध्यान क्या रखना है कि यहां पर I2 के ग्राम इक्विवेलेंट और इन I2 के ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर हो। ये तभी संभव है जब दोनों I2 का n फैक्टर सेम हो, लेकिन दोनों रिएक्शंस में जो मोल्स होंगे वो सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन कंटेनर में आपने फाइनल आपके पास ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, उसी रिएक्शन कंटेनर में आप
ये ऐसा नहीं कि ये अलग कंटेनर में हो रहा है, ये अलग कंटेनर में हो रहा है, बोथ आर इन सेम कंटेनर। तो उसी कंटेनर में आप क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड हाइपो मिलाते हैं जो केवल इस I2 के साथ रिएक्शन करता है, बाकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और करके फिर ये बना देगा अपना प्रोडक्ट। तो जैसे ये हाइपो कंज्यूम होगा, जैसे I2 कंज्यूम होगा, वैसे ही आप क्या करेंगे, इंडिकेटर देखेंगे उसने रंग बदल दिया तो आपने हाइपो मिलाना बंद कर दिया, तो I2 के बारे में जानकारी हो जाएगी। फिर I2 की जानकारी से अब हम पहले रिएक्शन में इन्वॉल्व बाकी सबकी जानकारी कर सकते हैं। सो दिस वॉज आयोडोमेट्रिक। लेट्स हैव अ क्वेश्चन। Let's have a question. $100 sample of FeCl3 is titrated with एक्सेस KI। सो दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट जो भी हमने पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी एक बार देख लेंगे तो मजबूत हो जाएगा। 100 g sample of FeCl3 is titrated with excess KI, full stop. Liberated I2 is again titrated. Liberated I2 is again titrated with 0.05 molar KMnO4 solution, और उसका वॉल्यूम भी दे रखा है विच इज 100 ml। अब देखिए समझिए, लिबरेटेड I2 को KMnO4 के साथ ट्रीटमेंट किया गया, और हम लोग हाइपो के साथ भी कर सकते थे, किसी भी ऐसे के साथ करेंगे जो I2 के साथ रिएक्ट कर सके। 100 ml इन बेसिक मीडियम। अच्छा, बेसिक मीडियम दे दिया है तो उससे ये पता चलेगा कि KMnO4 चूंकि ऑक्सीडाइजिंग है, बेसिक मीडियम में अलग उसका नेचर होता है, एसिडिक में अलग नेचर होता है, न्यूट्रल में अलग नेचर होता है। तो बेसिक मीडियम दे दिया तो हमें यह पता चल गया कि अब KMnO4 कैसा नेचर देने वाला है। फुल स्टॉप। नाउ फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ FeCl3 सॉल्यूशन। इतना क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करना है देखो। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन क्या है? फर्स्ट रिएक्शन है कि FeCl3 with excess KI gives us I2 plus FeCl2। अब ये रिएक्शन भी बच्चों आपको याद रखना है, इसको भी आपको याद रखना है। दिस इज रिएक्शन फर्स्ट या स्टेप फर्स्ट। अब जो दूसरी रिएक्शन है वो क्या है? स्टेप 2। नाउ दिस I2 is being treated with KMnO4 solution in basic medium। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी पहले, जब एन फैक्टर कैलकुलेशन की बात पढ़ते थे, कि जो KMnO4 है वो एसिडिक मीडियम में, चूंकि यहां पर KMnO4 में मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +7 होता है। एसिडिक मीडियम में जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तब कन्वर्ट हो जाता है +2 में। बेसिक मीडियम में जाता है तब किस में कन्वर्ट हो जाता है? MnO4 2- में। न्यूट्रल में रहता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? MnO2 में। तो अगर कुछ न दिया हो तो बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं ये एसिडिक ही है।
तो अगर बेसिक मीडियम लिख दिया है तो हमें यह समझना होगा कि यहां पर आएगा MnO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस। हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे जैसे हम एसिडिक से बेसिक मीडियम की तरफ जाते हैं इस KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज कम होती चली जाती है, या ये खुद कम रिड्यूस होगा। जैसे बेसिक है तो बेसिक में देखेंगे तो +7 से अब ये +6 में ही जाएगा। अगर न्यूट्रल होता तो +4 में चला जाता MnO2, और अगर कुछ नहीं होता तो एसिडिक होता तो +2 में चला जाता Mn2+। ठीक है, ओके। अब हाँ, तो अगर बेसिक मीडियम लिख दिया है तो स्ट्रॉन्ग बेसिक ही है। ओके, अब क्या होता है बच्चों कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ इसलिए माना जाएगा क्योंकि रिएक्शन तो दी नहीं है। कई बार क्वेश्चन में रिएक्शंस दे देते हैं, है ना। जैसे अब दूसरी रिएक्शन है, तब I2 का KMnO4 के साथ क्या रिएक्शन होगा बेसिक मीडियम में, ये दिया होना चाहिए, और नहीं भी दिया है तो चूंकि अब हम लोग तो जानते हैं कि ये IO3 माइनस बनेगा, लेकिन ये दिया रहेगा बच्चों। तो अगर आप इसको भी याद रख लें, चूंकि आयोडी मेट्रिक है तो आयोडीन की रिएक्शन हाइपो के साथ क्या होती है, KMnO4 के साथ क्या होती है ना। इसको याद रखने में कोई बुराई नहीं है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ओके, अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो कैसे। I2 0, ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि बेसिक मीडियम में I2 कन्वर्ट्स इनटू IO3 माइनस, ये दिया रहता है। अब IO3 माइनस में देखें सो दिस इज +5। तो यहां अब KMnO4 जो है दैट इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। देखो KMnO4 स्टैंडर्ड क्यों है, बिकॉज its strength or molarity as well as volume is given to us, और इसका जो n फैक्टर है वो भी हम लोग बता पा रहे हैं। तो ये +7 से कन्वर्ट हुआ +6 में। तो अगर n फैक्टर की बात करें सो इट्स n फैक्टर इज 1, और अगर आयोडीन के n फैक्टर की बात करें तो यहां पर n फैक्टर है बच्चों 10। ऊपर भी लगे हाथ देखिए लेते हैं। यहां जो आयोडीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहां 0 है, तो इस आयोडीन का n फैक्टर है 2। इस आयोडीन का n फैक्टर है 2, और यहां पर +3 है, यहां +2 है, तो इस फेरिक क्लोराइड का n फैक्टर है 1। अब देखो, अगर कोई इस बात को ना समझे कि इन दोनों रिएक्शंस में भाई जितना I2 आया उसी को आपने यहां यूज किया, उसी को तो यहां यूज किया, तो मोल्स बराबर होंगे, लेकिन यहां ग्राम इक्विवेलेंट एकदम अलग हो जाने हैं, क्योंकि दोनों n फैक्टर कैसे हैं, अलग है। यहां 2 है और यहां इसको 1 लिख देते हैं, चलो यहां 2 लिख देते हैं। यहां दो अलग अलग n फैक्टर है। अब बस नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करते हैं, दूसरी रिएक्शन से, तो दूसरी रिएक्शन से स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रॉम सेकेंड क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे n फैक्टर ऑफ दिस KMnO4, सॉरी हम लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स, या चूंकि सब जगह ml में ही दे रखा है तो चलो मिली इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। मिली इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट में 1000 का फर्क होता है, नहीं तो फिर 10⁻³ से मल्टीप्लिकेशन का झंझट हो जाएगा। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, तो पहले तो KMnO4 के मिलीमोल लिखिए। तो मिलीमोल कितने आएंगे, 0.05 इज द मोलैरिटी, 100 ml इज द वॉल्यूम।
सो दीज आर मिलीमोल्स। अब इस मिलीमोल को क्या करिए, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, तो ये मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। I2 का मिलीमोल तो बताना ही है, तो n लिख देते हैं, और I2 का n फैक्टर है 10। तो I2 के जो मिलीमोल्स जिसको कि आपने n लिखा है, दोज मिलीमोल्स आर, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, और उसमें 10 से डिवाइड होगा, तो 0.5 मिलीमोल्स आए भाई, 0.5 मिलीमोल्स आ गए I2 के। एक काम निपट गया। तो उससे ये पता चला कि पहली रिएक्शन में भी 0.5 मिलीमोल्स का ही प्रोडक्शन हुआ। अब आता है रिएक्शन या स्टेप 1। तो स्टेप 1 को चलो एक बार हम फिर से लिख देते हैं। तो स्टेप 1 में क्या था, अननोन सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 एक्सेस KI बना I2 और FeCl2, इसका n फैक्टर आ रहा था 1 और इस I2 का n फैक्टर आ रहा था 2। ठीक, चलिए, तो अब सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो हमें ये लिखनी होगी। देखिए, मैं चूंकि आपको सब लिख के बताए दे रहा हूं ताकि कॉपी में आपके सारी बातें रहें, तो व्हेन यू रिवाइज यू मस्ट रिमाइंड एवरीथिंग ऑफ टुडेज क्लास। बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इतना रगड़ घिस नहीं करना है, सीधा आंसर लिखना है 2 लाइन में कैलकुलेट करके, क्योंकि आप सीखे हुए रहते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया हमेशा जटिल रहती है। सीखने की प्रक्रिया में इनसिंसियरिटी आगे बहुत घातक हो सकती है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मिलीमोल्स फॉर्म्ड इन रिएक्शन 1। कितना लिखेंगे बच्चों, 0.5। किसके, ऑफ I2। ये तो लिखना मैं भूल ही गया। I2 के इतने मिलीमोल्स बने पहली रिएक्शन में, अब पता चल गया। तब फिर अब यहां पर क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन में नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ FeCl3. So number of milli equivalents of I2 is number of millimoles into its n factor, which is 2. And this is equal to number of millimoles of FeCl3, ये FeCl3 के millimoles आ गए, into its n factor, which is 1. So number of millimoles of FeCl3, this is equal to 1. 1 मिलीमोल FeCl3 होना चाहिए। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि परसेंटेज प्योरिटी बतानी है आपको FeCl3 की। तो अगर इसका मिलीमोल 1 हो गया, तो अगर एक्चुअल मास ऑफ FeCl3 पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स विच इज 1 into 10 to the power minus 3, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स मोलर मास। तो मोलर मास आयरन का हो गया 56 और एक क्लोरीन का लिखते हैं बच्चों 35.5, और 3 क्लोरीन थे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज द मोलर मास। सो ये 35.5 होगा 106.5 और उसमें 56 ऐड कर दीजिए तो 162.5 हो गया। और यहां तो कुछ मल्टीप्लिकेशन के लिए है ही नहीं,
तो 162.5 into 10 to the power minus 3 grams. This is what? This is actual mass of FeCl3 which was actually treated with this Ki. And the given mass and the given sample, तो बोला गया कि भाई जो गिवन सैंपल था उस गिवन सैंपल में 100 ग्राम थे, लेकिन उस 100 ग्राम में काम के कितने रहे? इतने 162.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 ग्राम। तो चूंकि गिवन सैंपल 100 ग्राम है, चलो कर लेते हैं। तो अगर बात परसेंटेज प्योरिटी की हो, so this is actual mass which is 162.5 into 10 to the power minus 3 divided by given mass into 100%. So the percentage purity is 0.1625%. Answer. This is the answer. Now basic fundamentals will remain same for any iodometric type titration, but language may differ, and according to language we will have to act accordingly. Language अलग अलग हो सकती है, बात बाकी सब कुछ वही रहेगा। जैसे चलो एक और अलग लैंग्वेज का करके देखते हैं। Let's have one more example, then this would be over. So let's have one more example. And the example is 60 gram sample of KMnO4 is diluted with 100 ml of water. With 100 ml of water. Full stop. Now 25 ml of this solution, 25 ml of this solution is titrated with excess Ki in neutral medium. अब ध्यान रखिए न्यूट्रल मीडियम है, फुल स्टॉप। नाउ liberated I2 is again titrated with 100 ml of 0.05 molar FeCl3 solution. Full stop. Find purity of KMnO4 sample. Find purity of ये जो 60 ग्राम सैंपल है 100 ml वाटर में घोला गया, फिर उसके 25 ml, देखिए अब समझिए कैसा आड़ा तिरछा करके लिखा हुआ है। हमारा जो टाइट्रेशन हुआ वो 60 ग्राम के साथ नहीं हुआ। पहले 60 ग्राम को 100 ml पानी में मिलाया, एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। उस 100 ml सॉल्यूशन का केवल 1/4 हिस्सा लिया, विच वॉज 25 ml. In that 25 ml of KMnO4 solution, we put some excess Ki in neutral medium. तो KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में इस Ki को ऑक्सीडाइज करेगा, I2 में कन्वर्ट करेगा। देखो सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, जैसे केवल इतना ही लिखते,
तो तुम्हारे दिमाग में ये सब पिक्चर बन जानी चाहिए कि हमने 60 ग्राम सैंपल है KMnO4 का 100 ml पानी में मिला के उसका 100 ml का सोल्यूशन तैयार कर दिया। अब उस 100 ml के सोल्यूशन में 25 ml हमने निकाल के एक्सेस KI के साथ न्यूट्रल मीडियम में ट्रीट कर दिया। अब जैसे ही उसके 25 ml को KI से ट्रीटमेंट किए तो KI जो है I2 में कन्वर्ट हो जाएगा नेचुरली, क्योंकि यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन नंबर है और I2 में जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर उस I2 को एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एंड दैट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज नाउ ऑफ FeCl3। हमने शुरुआत की थी बताने में हाइपो, फिर स्टैंडर्ड आ गया KMnO4 पहले एग्जाम्पल में, दूसरे एग्जाम्पल में वही स्टैंडर्ड FeCl3 हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इज इट स्टिल हाइप, इज इट स्टिल आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन? यस डेफिनेटली। वाई? बिकॉज KI से पहले स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, दूसरे में I2 से हो रहा है, तो आयोडोमेट्रिक है। तरीका भी वही है। देखो कैसे पहला स्टेप, in first step this KMnO4 is to be treated with excess KI, and this is in neutral medium। तो KI से तो I2 बनेगा, लेकिन KMnO4 से अब MnO2 बनेगा, या एसिडिक लिखते तो Mn2+ लिखते, बेसिक लिखते तो MnO4 2- लिखते। ठीक, चलो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एंड इन सेकेंड स्टेप व्हाट इज हैपनिंग, this I2 which is produced in first step is now treated with, directly it is now treated with standard solution of FeCl3। अब जब ये FeCl3 के साथ ट्रीटमेंट होगा तो FeCl2 बन जाएगा और iO3- बन जाएगा। अब ये रिएक्शन बच्चों तुम्हें दी रहेगी जनरली, है ना? नहीं दी रहे तो अब देखिए, आप सोचें कि सर कितना याद करें, तो 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या 2 ही 3 टाइप के हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, उतना याद रख लीजिए, जितने बता दिए उतने आप याद रख लीजिए, बस हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि आप केमिस्ट्री की ऑल पॉसिबल केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स यू कैन रिमेंबर, ऑफ कोर्स नॉट, यू नीड नॉट टू। जितना काम करते हैं याद रख लीजिए। अब देखें, तो इसको भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं बच्चों। अब फटाफट जरा NF वगैरह देख लेते हैं। हमें स्टार्टिंग तो शुरू से ही स्टेप 2 से करनी है, तो स्टेप 2 से ही निपट लिया जाए। I2 0, Fe3+, Fe2+, iO3- +5। तो स्टेप 2 से चूंकि स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड है अपना सॉल्यूशन, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ FeCl3। दिस वाज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो ये किसको निपटाने के लिए आया था? I2 को। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2। नाउ नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ FeCl3 हम यहां से पता कर पाएंगे। अच्छा, NF तो मुझे लिखना था, मैंने गलती से लिखा नहीं, चलो लिख देते हैं। यहां NF आएगा 10 और इसका NF आएगा 1। तो FeCl3 के मिली मोल्स, तो 100 ml solution and molarity is 0.05, so these are millimoles। और इस मिलीमोल को अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं n फैक्टर से, this is 1। now number of millimoles of
आयोडीन इज Na2 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके n फैक्टर से विच इज 10। तो यहां से क्या हुआ, यहां से हमें नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ आयोडीन मिल जाएंगे। तो ये हो गया 5। अच्छा, तो फिर से अच्छा 0.5 भी आ गया। नाउ दीज आर द मिलीमोल्स फॉर्म्ड इन रिएक्शन नंबर 1। इतने मिलीमोल्स हैं भाई। तो अब बात करते हैं पहली रिएक्शन की। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ I2 liberated in first reaction. So these are again 0.5. 0.05 लिख दिया मैंने, गलती कर दी, ठीक कर देते हैं। ओके, पहली रिएक्शन को एक बार फिर से लिख लेते हैं, क्योंकि अब इस पेज में पहली रिएक्शन पे ही चर्चा होनी है। तो एक बार रिएक्शन सामने रहती है तो बताने समझाने में थोड़ा आसान रहता है मेरे लिए। ठीक, ये हो गया I2 और ये हो गया MnO2। दिस Ki वॉज इन एक्सेस। अच्छा, अब यहां पर अगर हम n फैक्टर्स वगैरह लिख लें तो जल्दी से काम बन जाएगा अपना। सो दिस इज +7, दिस इज +4, -1, 0। तो अगर इसका n फैक्टर देखा जाए KMnO4 का, सो दिस इज 3, क्योंकि 7 से 4 3 यूनिट का चेंज। और I2 का n फैक्टर देखा जाए तो 2, 0 से -1 1 यूनिट का चेंज, 2 I थे तो 2 यूनिट का चेंज, तो n फैक्टर इज 2। ओके, अब हमें बताना क्या है, हमें यह बताना है कि KMnO4 की परसेंटेज प्योरिटी कितनी है। तो KMnO4 के मोल्स पहले बताने होंगे। तो कैसे, तो हम अब लिखेंगे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, दिस इज इक्वल टू number of milli equivalents of KMnO4। तो I2 के मिली इक्विवेलेंट्स कितने हैं, तो I2 के नंबर ऑफ मिली मोल्स सर 0.5, I2 का n फैक्टर सर 2, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 तो मिली मोल्स ऑफ KMnO4 into its n factor, sir, this is 3. So now if we solve, so number of millimoles of KMnO4, this is 1/3. This is 1/3. Now ये तो 1/3 मिलीमोल्स हो गया। तो मोल्स कितने आएंगे, तो मोल्स अगर KMnO4 के लिखे जाएं तो 1/3 into 10⁻³ -3 इतने मोल्स। तो अगर मास ऑफ KMnO4 involved in reaction, so this is 1/3 into 10⁻³ और KMnO4 का जो मोलर मास होता है वो आप याद रख सकते हैं 158, क्योंकि बार बार यूज होगा। तो इतने ग्राम मास जो है वो यूज हुआ। लेकिन आपको याद होगा क्वेश्चन में लिखा था कि 60 ग्राम सैंपल KMnO4 का था, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी भी थी, उसको 100 ml में मिलाया। लेकिन हमने इस रिएक्शन में उस सैंपल का 25 ml यूज किया। तो हमने, अगर हम कहें कि मास ऑफ KMnO4 सैंपल यूज्ड, तो वो कितना लिए, वो लिए, देखो वो लेंगे 100 ml में 60 ग्राम थे, तो 1 ml में कितना मास हो गया 60/100, और हमने कितना लिया था 25,
So this is 15 gram. So this was the sample with impurity. लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होगी तो वो तो केवल प्योर KMnO4 के साथ ही हो रही होगी, इम्प्योरिटी के साथ तो नहीं हो रही होगी. तो 15 gram was the actual mass which was involved. Sorry, 15 gram was the mass taken which was involved. And out of this 15 gram, the only pure KMnO4 was this much gram, जो कि हमने अपने टाइट्रेशन से पता कर लिया. इस स्टेप को फिर से समझो. क्वेश्चन में ये लिखा है कि 60 ग्राम KMnO4 सैंपल को 100 ml पानी में मिला के एक नया तैयार कर दिया सॉल्यूशन. उस सॉल्यूशन का 100 ml नहीं लिए, उस सॉल्यूशन का 85 ml लिए. तो 100 ml में 60 ग्राम KMnO4 था, तो 25 ml में चूंकि 1/4 सॉल्यूशन ही लिया है तो 1/4 KMnO4 होगा. 60 ग्राम सॉल्यूशन वाज इन 100 ml सॉल्यूशन. सॉरी, 60 ग्राम KMnO4 100 ml पानी में मिला के सॉल्यूशन तैयार किया, लेकिन उस सॉल्यूशन का 100 ml नहीं लिया, 25 ml लिया. तो उस 25 ml में कितने ग्राम KMnO4 के? तो 15 ही ग्राम है. तो अगर अब परसेंटेज प्योरिटी की बात करी जाए ऑफ KMnO4 सैंपल, तो actual KMnO4 is how much? This is actual KMnO4. So this is 1/3 into 10 to the power minus 3 into 158. A total sample was 15 gram into 100%. Calculate and get the answer.